हेलो एवरीवन, आपको हम अपने इस वीडियो में आज पेट से संबंधित जो है भूगोल जो आएगा पेट में उसके बारे में बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, एक बुक है घटना चक्र की, उसी में दिया गया है। तो इसमें सिलेबस वाइज दिया गया है, लेकिन मैटर भी है, इनफ है, ऐसा नहीं है कि इनफ नहीं है, आपके लिए पर्याप्त है। तो देखते हैं इसमें भूगोल वाले सेक्शन में क्या क्या दिया गया है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर खनिज संसाधन भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इतने चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका इस वीडियो में भूगोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अपने इस वीडियो। सबसे पहले दिया गया है नदियाँ तथा नदी घाटियाँ। पहला जो पॉइंट है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी दी गई है। इसमें जो भी दिया गया है, इसके अलावा हम अलग से आपको वीडियो में बताएंगे। जितना इसके टॉपिक है घटना चक्र के अलावा और हम कवर करने का प्रयास करेंगे जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं तुंगभद्रा तथा भीमा जो है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कई बार पूछा जाता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी? यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें से आपकी यमुना केवल ऐसी एक नदी है जो गंगा के दाएं तट से मिलती है, बाकी सभी नदियां गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल हो जाता है, मतलब जब पानी का वेग कम हो जाता है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू तवी के नाम से आप लोगों को पता होगा, एक ट्रेन चलती है तो वही है तवी। तवी जो है जम्मू नदी, जम्मू उसके किनारे स्थित है तवी नदी के। नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। तो जितना प्रवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु मतलब नदी का पुल जो है वो तिनसुकिया असम में स्थित है। अयोध्या के पास सरयू नदी है, अयोध्या के बगल जो है सरयू नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप है जो असम के जोरहाट जिले में स्थित है। अब धीरे धीरे इसकी जो है कटाव हो रहा है, जिससे इसका क्षेत्रफल में कमी आ रही है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर बसा है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंगा से मिलती है। तो आपकी जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद में मिलती है। गंगा और यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के कुर्सेला में कटिहार जिला बिहार में गंगा से आकर मिलती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कोसी नदी बिहार का शोक तो जानी ही जाती है, उस पर कई बांध ऐसे बनाए गए कि बाढ़ ना आए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है मानसून के मौसम में। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना के समीप गंगा में मिलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के, और मिलती कहाँ है जाके? पटना बिहार में मिलती है। ये भी किस में मिलती है? गंगा में। किस तरफ से? दाएं तट से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। 1400 कुछ किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा। ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें गोदावरी की जो सहायक नदी हैं इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी एवं पूर्णा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपके गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर एवं गंगा पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर एवं गंगा। ये ब्रह्मपुर नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा है, ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र एवं गंगा पूर्व नदियों के उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं कि जैसे हिमालय की उत्पत्ति, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई है तो ये उसके पहले से ही बहती थी। जब ये हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, अपने मार्ग को बनाए रखा, उसी मार्ग को मतलब हिमालय के को काट कर ये आगे प्रवाहित होती रहीं, इसीलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। क्योंकि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उसके पहले नदियाँ थी और ये बह रही थी, तो इसी के कारण ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट से कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी निकलती हैं। सतलज सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तिब्बत वाले चीन क्षेत्र में है। ठीक है। यमुना नदी पूर्वी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा पर बहती है। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है। नर्मदा ताप्ती एवं दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। मतलब नर्मदा ताप्ती एवं दामोदर नदियां जो हैं वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो आपके अरब सागर में गिरती हैं जाके। ठीक है। तो कई बार पूछा गया, ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी मतलब दोनों तरफ से ऊंचाई रहेगी और ये नीचे भ्रंश घाटी में होकर बहती है। झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब और रावी इस किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में आपका अवस्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अधिकतम हिस्सा है। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में आपके। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। किस नाम से? दिहांग। केवल असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बाकी नेपाल वाले ऊपर जब चीन से निकलती है तो वहाँ पर उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर सैडल शिखर है। किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम जो शिखर है सैंडल पीक या सैंडल शिखर है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य में है। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरों का स्रोत जो है 12मासी नदियां हैं। नहरें कहाँ से निकलती हैं? नदियों से निकलते हैं। सोन नदी को छोड़कर गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियां गंगा के बाईं तरफ से मिलती हैं। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग से फिर उसके बाद गंगा निकलती है, गंगा का नाम पड़ जाता है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर ये बना है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु एवं केरल के मध्य विवाद है मुल्ला पेरियार बांध को। भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो आपका टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान जो है वो छोटा नागपुर पठार है। रानीगंज दामोदर घाटी का कोयला खनन क्षेत्र है। अगला पॉइंट है नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कैसे बहती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका इधर पूर्व की ओर ढाल के अनुसार नहीं बहती, इधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि भ्रंश घाटी में होने के कारण ऐसा होता है। अगला पॉइंट है तापी या ताप्ती नदी भी भ्रंश या विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी पश्चिम की ओर आपकी बहती है। अमरावती, कावनी, हेमवती और अर्कावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? अमरावती, कावनी, हेमावती और अर्कावती।
भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन आपका है। उसके बाद पोंग बांध, पोंग बांध कहाँ पर आपका है? पोंग बांध आपके ब्यास नदी पर बनाया गया है। सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। किन पर्वतों के मध्य बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य जो है नर्मदा नदी आपकी बहती है, याद रखिएगा। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। अमृत धारा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। भारत में सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र जो है आपका कावेरी नदी तंत्र है। बाढ़ रक्षित बस्ती साधारणतया नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। लूनी नदी का स्रोत अजमेर के समीप अरावली पर्वत में है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो लूनी नदी जाके किस में मिल जाती है? गुजरात का जो कच्छ है उसी में जाके दलदल में समाप्त हो जाती है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। टाइडल पावर प्लांट ज्वार भाटा ऊर्जा संयंत्र है, कच्छी खाड़ी में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। सांभर झील राजस्थान के जयपुर शहर के नज़दीक स्थित है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और कौन नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जो जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर। उसके बाद अगला पॉइंट है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कोलेरू झील, कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर में है। मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। साबरमती का उद्गम जो है अरावली पर्वत में है। टाटा जल विद्युत योजना या टाटा हाइड्रो पावर स्कीम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मंडी सिंचाई परियोजना ब्यास नदी पर है। संकीर्ण एवं छोटी नदियां पश्चिमी घाट की विशेषताएं हैं। लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। उसके बाद संकोश, धनसिरी, रंगित एवं सुवर्ण रेखा में से भूटान की मुख्य नदी संकोश है। अब आते हैं भूजल संसाधन पर। आपके भूजल संसाधन में जो दिया गया है, गार्ज एक नदी का ऊपरी गतिपथ में बनते हैं। गार्ज जो है एक नदी के ऊपरी गतिपथ में बनते हैं। जैसे गार्ज जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हैं तो आपके गार्ज का निर्माण होता है। नदी प्रवाह प्रौढ़ावस्था के दौरान विसर्पण बनते हैं। जब प्रौढ़ावस्था आएगी, धीरे धीरे बुढ़ापे की अवस्था आती है, तो नदियाँ क्या होती है, पहले जब निकलती हैं पर्वतों से तो सीधे निकलती हैं और स्पीड में चलती हैं, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था होती है तो उनकी गति धीमी पड़ जाती है और वो ऐसे सर्पीले आकार में होती चली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा। जल साझा करने की सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो मौसमी होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़कर उन्हें किसी और समय में पानी नहीं प्राप्त होता है। केवल कावेरी नदी है कि उसे पानी प्राप्त होता रहता है। पूरा तो नहीं प्राप्त होता, लेकिन क्योंकि तमिलनाडु में क्या होती है, बरसात के मौसम में बारिश होती है और जो मानसून के मौसम में है उधर कर्नाटक वाले एरिया में होती है। तो इससे क्या होता है, कर्नाटक और केरल वाले राज्य में, तो इससे क्या होता है कि इसको पानी जो है बराबर मिलता रहता है। लेकिन ये भी मौसमी ही नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं राज्य और प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में आपके स्थित है। पेरियार झील आपकी केरल में है। अष्टमुडी झील भी केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और वेम्बनाड झील केरल में, यहाँ पर वेम्बनाड झील में आपकी जो है नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है आपकी। फिर आप देखेंगे आपकी जो लोकटक झील मैंने बताया था कि मणिपुर राज्य में स्थित है। डिडवाना उदय सागर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, मैंने पहले ही बताया था। फुलहर झील आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वुलर या डल झील जो है, फुलहर झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है, जो आपकी गोमती नदी है वो फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत के पास से।
बुलर या डल झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सांभर, नक्की, पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। लून, करनसर, जयसमंद, फतेह सागर भी राजस्थान में आपके स्थित है। सात ताल, नैनीताल, माता ताल या माला ताल, देवताल, नए कुछिया ताल, जितनी ताल हैं वो सब उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नागिन और शेषनाग झील आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जो ये निगिन लिखा है वो निगिन ना होके नागिन है। नागिन और शेषनाग झील आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सुपिरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो सुपिरियर झील है कहाँ पे स्थित है? अमेरिका और कनाडा के मध्य है। सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। राइन नदी पश्चिमी यूरोप में बहने वाली नदी है, जिसके किनारे बान नामक शहर स्थित है। कील, पनामा तथा स्वेज नहरें हैं। कील नहर जर्मनी में, पनामा नहर रिपब्लिक ऑफ पनामा में तथा स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह नदी विक्टोरिया झील से निकलकर मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी जलराशि की दृष्टि से है। जलराशि की क्षमता की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, क्योंकि यह नील नदी से चौड़ी है। अब झील और कुछ जो झीलें हैं, प्रमुख झीलें और किस देश में स्थित हैं इसको देख लेते हैं। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील जो है आपकी पेरू में स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया एवं युगांडा के मध्य स्थित है। मृत सागर आपका जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन में स्थित है। मिशिगन झील जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा? चीन और नेपाल के द्वारा। उसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ बढ़ी है, 8848.86 मीटर के लगभग आसपास है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि हिमालय की चोटियां हैं। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। वलित पर्वतों को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय आदि वलित पर्वत के उदाहरण है आपके। इन्हें टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। रॉकीज उत्तर अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। रॉकीज जो है आपका उत्तर अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, एटलस अफ्रीका में तथा हिमालय एशिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों के चट्टानों की बनावट देखने से प्रतीत होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव के कारण जो मोड़ पड़ा उससे कारण हुआ है। अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा लाए गए तलछटी निक्षेप द्वारा हुआ है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वत तल और मैदान के बीच ऊंचे उठे समतल भाग को पर्वतपादीय पठार कहा जाता है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैल को सामान्यतः हिमोड़ कहते हैं। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा पाल घाट दर्रा है। सबसे दक्षिणतम दर्रा जो है पश्चिमी घाट का वो पाल घाट दर्रा है, आपके केरल राज्य में अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। परतदार पर्वत का एक उदाहरण है सतपुड़ा पर्वतमाला। अब देख लेते हैं विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट आपका 8848 मीटर, लेकिन अभी हाल के उसमें बढ़ा है इसकी ऊंचाई, जो नेपाल तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। K2 गार्डविन ऑस्टिन की बात करें 8611 मीटर, भारत पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछा जाए तो कौन सा है? K2 आपकी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। यदि पूछा जाए भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी कंचनजंगा है, ठीक है, क्योंकि वो हिमालय का हिस्सा नहीं है K2 गार्डविन ऑस्टिन। तो कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इसमें फिर उसके बाद होत्से
8,516 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर, मकालू 8,463 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर। तो आप देखेंगे 5 के पाँचों पर्वत जो हैं ऊंचाई चोटी वाले के स्थान पर, ये सभी एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं। फिर पर्वत और देश महाद्वीप, कौन से पर्वत किस देश में स्थित हैं? तो दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में स्थित है आपका। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है, हिमालय का ही विस्तार है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख पर्वत हैं जो कई बार पूछे गए, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इतना घटना चक्र वालों ने काफ़ी कुछ मतलब कि इकट्ठा करके आपको दिया है, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। आप 1 घंटे में कोई भी पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 घंटे के अंदर 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में कवर भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है ब्लैक फॉरेस्ट खंड पर्वत, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बारमूडा ट्रायंगल या बारमूडा त्रिकोण पश्चिमोत्तर अटलांटिक सागर में अवस्थित है। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत सागर में अवस्थित है। हवाई द्वीप जो है उत्तरी प्रशांत सागर में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट के साथ स्थित समुद्र का नाम अरब सागर है। प्रवाल भित्तियाँ उपनिवेशित समुद्री छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा होता है। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर पनामा नहर द्वारा जुड़े हैं। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर है, जिसको हम आंध्र महासागर भी कहते हैं, ये पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति को कम काम में लाने के लिए की अधिक संभावना, मतलब ऊर्जा बनाई जा सकती है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बीच अवस्थित है। महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ घटता है। महासागरों में जब आप तापमान में बढ़ती गहराई के साथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर उसके बाद है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम, जो आपके मेघालय राज्य में अवस्थित है। पहले चेरापूंजी था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदल गया। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। ऋतु में परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता होती है। वर्ष भर वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र होता है। यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होगी तथा ऊंचा तापमान बना रहेगा। 2 से 5 बजे के बीच में खूब वर्षा होगी, उसके बाद फिर भीषण गर्मी पड़ेगी। तो वहाँ के लोग अधिकतर देखेंगे जो विषुवतीय रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं, काले पाए जाते हैं। मानसून शब्द को अरबी भाषा से लिया गया है। मुंबई, शिलांग, तिरुवनंतपुरम में भारी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। उसके बाद है भारत में वास्तविक वर्षा 1127 मिलीमीटर है। वायुमंडलीय आर्द्रता साइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? साइक्रोमीटर के द्वारा। आंधी या तूफान के आगमन के पूर्व बैरोमीटर के में पारद का स्तर जो है सामान्य स्तर से नीचे गिर जाएगा। तो अचानक नीचे का गिरना जो है वो तूफानी मौसम का संकेत करता है। ठीक। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य बिहार है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफानों की दिशा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम में होती है। कि हवा अधिक वायु दबाव क्षेत्र से कम दबाव क्षेत्र की ओर बहती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। कोहरा निम्न स्तरीय मेघ है। कोहरा जो होता है निम्न स्तरीय मेघ है। एशिया से होकर बहने वाली उच्च तुंगता वाली पश्चिमाभिमुख हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। कन्याकुमारी में दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहती है। फिर राजस्थान राज्य में वर्षा के अधिकांश भाग उच्च तापमान तथा बहुत ही कम वर्षा होती है। द्रास की जलवायु जैसलमेर, चेन्नई व शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंडी है। मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं। क्यों नुकीली होती हैं? क्योंकि उसमें से जल की मात्रा ज़्यादा ना निकले, जल बनाए रखने के लिए ऐसा होता है, वाष्पीकरण जल का ना हो। विश्व का सबसे घना आबाद, तो पत्तियां जब वहाँ की आप देखिए पत्ती जब नुकीली होगी तो क्षेत्रफल कम होगा। क्षेत्रफल, इस पर धूप पड़ेगी तो कम मात्रा में वाष्पीकरण होता है, लेकिन अगर वही पत्ती अगर चौड़ी है तो ज़्यादा मात्रा में धूप पड़ेगी और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न होता है। विश्व का सबसे घना आबाद उष्ण मरुस्थल थार है। ठीक है। उसके बाद है मरुस्थल देश और महाद्वीप, मतलब जो प्रमुख मरुस्थल हैं और किस देश में स्थित है। तकला मकान आपका कहाँ पर स्थित है?
चीन में स्थित है। तकलामकान चीन में, गोबी आपका चीन मंगोलिया में, आटाकामा आपका दक्षिणी अमेरिका चिली में, कालाहारी अफ्रीका में, थार एशिया में भारत में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, दस्त ए लुट ईरान में। तो ये प्रमुख आपके जो हैं मरुस्थल थे। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा को हरमट्टन के रूप में जाना जाता है। खमसिन जो है बालू से भरा शुष्क तूफान होता है, उफान नहीं तूफान होता है। वन क्षेत्र के बारे में अब देखते हैं। नीलगिरी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र मतलब वही आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। वन, खनिज तथा कोयला प्राकृतिक संसाधन है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में आपके स्थित है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने वन पाए जाते हैं। वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त नहीं होने वाले अर्थात जिनका पुनःचक्रण आसानी से संभव हो। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों शीतोष्ण एवं शीतकटिबंध में शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। टाइगा वन में सॉफ्ट वुड तथा हार्ड वुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। टुंड्रा टाइप वनस्पतियां आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कम्युनिटी सामुदायिक वन को उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। शंकुधारी वन टैगा क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जानवरों और पादपों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। तो जो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय हो, आर्द्र हो, ठीक है, वहीं पर पाई जाती है। मतलब गर्मी भी खूब हो और वर्षा भी हो। सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। राष्ट्रीय नदी, गरान मतलब वही सुंदरवन जो आपके पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की सबसे अधिक पैदावार होती है। एक गरीब किसान को अपने खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपनी खेतों में दलहनी कृषि को अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। यूनेस्को ने सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है। वन कटाई दुष्परिणामों में सूखा पड़ना, बाढ़ आना व भूक्षरण होना आदि में है। यदि वन आप काटेंगे तो उससे सूखा होगा, बाढ़ आएगी और जो मिट्टी होगा उसका क्षरण होता है। तराई के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण लकड़ी था। लकड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी से जलाने के काम में आती है और चीज़ों में काम भी आती है। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहा जाता है। विश्व के 90% से अधिक जैव द्रव्यमान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्ष की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अगला पॉइंट है वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। आप जिस पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे वहाँ पर अगर वनारोपण किया जाए तो जो लैंडस्लाइड होती है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब है खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो इसमें जयपुर में लाल रंग के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है आपका रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात स्थान जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड राज्य में आपके अवस्थित है। राजस्थान राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैगा कर्नाटक नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन वहाँ पर होता है। मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा में तेल शोधन कारखाने हैं आपके। नरौरा एवं कलपक्कम में नाभिकीय विद्युत केंद्र है। नरौरा और कलपक्कम में नाभिकीय विद्युत केंद्र है, जबकि कहलगांव बिहार में ताप विद्युत केंद्र है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है आपका राजस्थान है। सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होती है? राजस्थान में। अभ्रक एक बहुत बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील का है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसके ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है।
कोयले का प्रकार, कोयला जो 4 प्रकार के होते हैं। तो पीट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, 40% से कम। तो सबसे खराब कोयला होता है लिग्नाइट कोयले में 40 से 55% की कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिनस कोयला में 55 से 80% तक कार्बन मात्रा, एंथ्रेसाइट कोयला में 90 से 95% तक पाई जाती है। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है आपके जम्मू कश्मीर वाले इलाके में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला होता है, कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगी वो कोयला उतना अच्छा माना जाता है। भारत में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तमिलनाडु होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल तिरुपुर है। तिरुपुर तमिलनाडु का होजरी उद्योग प्रसिद्ध है। लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला में स्थित है। असम में अभी 4 तेल परिष्करण संयंत्र कार्यरत हैं इस समय। तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। बोकारो इस्पात उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कोरबा छत्तीसगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है, किंतु कोरबा में नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है। कोयला औषधि शैलों में पाया जाता है। संगमरमर कायांतरित शैल है। केरल के मोनोजाइट रेतों में थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, रेत में। कर्नाटक और उड़ीसा लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडारक हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। अब भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल की बात कर लेते हैं। तो इसमें है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आप लोगों को पता होगा। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत के पास है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस है और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत दूसरा स्थान है, पहले पर चीन है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो प्रयागराज में नैनी है, नैनी से ही यह गुजरती है। भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी स्थित है। अगर बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की तो अनाईमुडी है, लेकिन अगर नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो आपका दोदा बेट्टा है। ऊटी तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। मेघालय पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन का पठार या दक्षिण के पठार का भाग है मेघालय पठार। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर बैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिण पश्चिम भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो जो दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, विंध्य श्रेणी जो पर्वत है उसको अलग करते हैं, उत्तर दक्षिण भाग को। भारत का दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट। तो ये वाला जो तट है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल के तट के नाम से भी जाना जाता है। जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ए वाला तट है, वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य। बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन से राज्य भारत के स्पर्श करते हैं उसको देख लेते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। ठीक, इतने राज्य स्पर्श करते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य। म्यांमार की सीमा को आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख है आपका। अब जम्मू कश्मीर हट गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं।
उसके बाद पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात हैं, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा जम्मू एवं कश्मीर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर टच करता है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा को साझेदारी करता है। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं म्यांमार हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत पाक का विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है डूरंड रेखा, और इधर जो भारत पाक के समय जो खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा है। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत में पाकिस्तान तथा पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मालदीव। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, एक बार दिया था फिर दिए हैं। श्रीलंका भारत की भू सीमा सहभागी नहीं है। भारत का सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है। कौन सा स्थान है? द्रास है। भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव है। भारत का पाकिस्तान की सीमा सटा सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है। कोंकण रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। जलवायु तथा मौसम के बारे में अब जान लेते हैं। तो जलवायु तथा मौसम में जो दिया गया है, सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। जो पवन वायु दाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंध को प्रवाहित करती हैं उसे प्रचलित पवन या स्थानीय पवन कहा जाता है। जो पवनें वायु दाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं वही प्रचलित पवन या अस्थायी पवन या स्थानीय पवन कहते हैं। विश्व की प्रचलित पवनें कौन कौन सी हैं? डोल ड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जिसे हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। डोल ड्रम एक अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रदेश है या अभिसरण क्षेत्र होता है। दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली एक अति संकरी भूमि को फैलाव को स्थल संयोजक कहते हैं। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं उसे भूकंप फोकस कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक सतह दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण और घूर्णन के लिए समान समय लेता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का आकार लघुवक्ष गोलाभ है, आबलेट स्फेरॉइड है। हमारी पृथ्वी 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का विश्वतीय परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। वर्ष भर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कोणधारी वन, व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वन कौन होते हैं? कोणधारी वन आपके होते हैं।
विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है। मृत सागर जाना जाता है अत्यधिक लवणता के कारण। विश्व का सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो जिनपिंग बांध सिचुआन चीन में स्थित है। 305 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिनपिंग फर्स्ट बांध। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा चक्रवात के कारण प्रायः प्राकृतिक आपदा से का शिकार होते रहते हैं। अब चक्रवात के नाम जान लेते हैं और किस देश में आते हैं। बिली विली या बिली विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून आपका चीन में आता है। हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। चक्रवात भारत में। बागियो फिलीपींस में आते हैं। अगला पॉइंट है मानसून हवाएं मौसमी पवनें होती हैं। ये हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्मकाल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। जब ये हवाएं कैसे जाएंगी, जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में जैसे जाएंगी तो ये हवाएं ऐसे मुड़ जाती है अपने दक्षिण की ओर, दाएं हाथ की ओर। और जब इधर प्रवेश करती हैं तो ये बाएं की ओर मुड़ जाती हैं, अपने हाथ के बाएं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक। उसके बाद है पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित रेखा कर्क रेखा है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा दक्षिण में 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित रेखा मकर रेखा कहलाती है। जीरो अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। रूस की साइबेरिया पूरे विश्व में सबसे अधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सागरीय जल में विद्यमान लवणता 3.3% से 3.7% के मध्य होती है। सागरीय जल में जो विद्यमान लवणता होती है वो 35.3% से 37% के लगभग होती है। इसमें गलत लिखा गया है। पवन उच्च दाब के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलता है। बंगाल खाड़ी ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात शीत ऋतु में अधिक होता है। कीवी आमतौर में न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए किसका? विंड वेन का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं, स्थानीय हवाएं जो चलती हैं। तो फान हवा स्विट्जरलैंड में चलती है। सिमूम कुर्दिस्तान में। सेंटाना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। जोंडा अर्जेंटीना में। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिराको सहारा मरुस्थल में। नॉर्वेस्टर्स मतलब चक्रवात जो है वो भारत में। टाइम जोन की बात करते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास का 42.76 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी का सबसे पास स्थित तारा सूर्य है। सूर्य स्थित है सौरमंडल केंद्र में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी पर सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होगा तथा पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में उपसौर, जो निकटतम दूरी है उसे उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपसौर या अपेहेलियन कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए अन्य इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी की उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमती है। इसी से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं अपनी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ियों की सुइयों के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। ठीक। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। उसके बाद है मकर वृत्त 23.5 डिग्री से दक्षिणी स्थान पर स्थित है। विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है।
6 माह का दिन एवं रात ध्रुवों पर होता है। मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता दिखाई पड़ता है आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त पर। मध्य रात्रि के सूर्य को देश कहा जाता है नॉर्वे को। पृथ्वी की धुरी अपने लंब अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। अपने कक्षा तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। सामान्यतः 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। इसी के कारण इस समय दोनों गोलार्धों में रात एवं दिन बराबर होते हैं। सामान्यतः 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है अतः उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को रात सबसे छोटी और दिन सबसे बड़ा होता है। सामान्यतः 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है अतः दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी, दिन सबसे बड़ा होता है। अब अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने का लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की लंबी रात होती है। अब अगला और जो लास्ट टॉपिक है, जनसंख्याकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, 6,10,577 है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। तटीय रेखा मतलब समुद्र की तट वाला 12 से 14.7 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दूसरी उच्च साक्षरता वाला राज्य मिजोरम आपका है। भारत राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किसकी है? शहरी जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य की स्थित है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे। उत्तर प्रदेश की दूसरे भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं। यूएन रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार यह अनुमान व्यक्त किया गया कि वर्ष 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। पहले कहाँ हो रहा था 2040 तक, लेकिन अब 2027 की ही बात की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। जनगणना अब तो लगभग 135-40 करोड़ के आसपास पहुंच रही है अगर होगी तो। जनगणना की 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर 73% है। सिक्किम राज्य की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो 943 थी। जनसंख्या अंतराल जन्म व मृत्यु दर के अंतर को प्रदर्शित करता है। 2000 की जनगणना क्या थी? 15वीं जनगणना भारत की थी। अब 2021 वाली जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? 16वीं जनगणना। सिक्किम राज्य का क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है। देश के उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जिले 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपके भूगोल से संबंधित ये वीडियो था जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बहुत अच्छे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, हमारे वीडियो को देख के आप लाभ दोनों ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।